हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। चलो तो हमारी नेक्स्ट जो कहानी है, थर्ड कहानी है ये, जिसका नाम है धुलाई वाली। पहली हमने की थी चंदा देव से मेरी बातें, दूसरी की थी एक टोकरी भर मिट्टी, और तीसरी की थी तीसरी है हमारी धुलाई वाली, जो कि राजेंद्र वाला घोष द्वारा लिखी गई है। राजेंद्र वाला घोष का जन्म जो है 1882 ईस्वी में हुआ है, और ये कहानी जो है 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। ठीक है, तो चलो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यह कहानी 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। इस कहानी में वंशीधर व नवल किशोर नामक दो मित्रों के मनोरंजन पूर्वक मजाक उद्देश्य में लिखी गई कहानी है। यह कहानी मनोविश्लेषणात्मक एवं हास्य प्रधान शैली में लिखी गई है। इसमें से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यह कहानी किस शैली में लिखी गई है, तो आप बता सकते हो मनोविश्लेषणात्मक एवं हास्य प्रधान शैली में। ठीक है, इसमें जो है दो मित्रों की कहानी बताई गई है, वंशीधर और नवल किशोर की, जो मनोरंजक उद्देश्य से लिखी गई है। मुख्य बिंदु है इसके हिंदी की प्राथमिक कहानियों में से एक है। कहानी का आधार मनोरंजन है। कहानी हास्य का पूट लिए हुए नवविवाहित घनिष्ठ मित्रों की कथा है। कहानी की मुख्य विशेषता यह है कि रचनाकार हास्य सृजन में परस्पर परंपरा से हटकर मौलिकता और कल्पनाशीलता का अद्भुत प्रयोग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, काशी और उसके आसपास के जनजीवन व स्त्री पुरुष के सोच तथा मनोभावों का स्वाभाविक चित्रण मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर व्यंग्य। उससे नेक्स्ट पॉइंट है, कहानी की शुरुआत काशी के दशाश्वमेध घाट से शुरू होकर इलाहाबाद में ख़त्म होती है। ओके, और इसके जो मुख्य पात्र है वो वंशीधर है, जानकी देवी है वंशीधर की पत्नी, सीता जो जानकी की बहन है, नवल किशोर वंशीधर का ममेरा भाई है, और ये बहुत ही क्लोज मित्र भी है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक वो कहावत नहीं है, दो जिस्म एक जान, वो इन दोनों की स्टोरी है, नवल किशोर और वंशीधर की। चलो मूल कहानी की तरफ चलते हैं। काशी के दशाश्वमेध घाट में स्नान करने एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मौली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती, और दूसरी में श्रुति की गोलियों की कई डिब्बियों और सुगनी की एक पुड़िया थी। उसमें दिन के 11 बजे थे। गोदौलिया की बाईं तरफ जो गली है, उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़कता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी से उसने हाथ की चीज़ें खींच ली और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है, कहती हुई एक 10 वर्ष की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस मनुष्य ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता गई, और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आके उपस्थित हुई। उसे देखकर ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत में भी जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ता से आ रहा है। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहा है, सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इशारा किया है। हम सब लोग मुगल सराय के साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद के घंटे भर में खा पी के
चली चलो। जब हम तुम्हें विदा करने आए ही है तो कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है। नवल जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकेंगे नहीं। ज़रूर ही उसके साथ जाओगे। पर मेरा तो नाक को दम आ जाएगी। क्यों? किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? हंसी ठट्टा भी रहा में अच्छी लगती है। उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज़ मैं चौक में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पुड़िया खा रही है। मैं तो शर्म के मारे मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली, खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम इतने उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कोई रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्या खाने लगी। इतना कहकर बंसीधर कोठरी से बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रला कर तैयार हो आना। इतना सुनते ही जानकी देही की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झाड़ी लग आई। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले थे। बनारस में ससुराल था। स्त्री को विदा कराने आए। ससुराल में एक साले साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इतने दूर के नाते में मेरे भाई है, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो काबिल है। उसी दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती रोती लड़की को विदा की सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देही भी रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने की धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लेने कौन आ जाए। ससुराल वालों की अवस्था आगे किसी नहीं कि 2-4 नौकर चाकर रख के समय बने रहे। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशमदी घेरे रहते हैं। छुक्के को कौन पूछे। एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। सालेराम की तबीयत अच्छी नहीं। वे हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। बंसीधर बोले, नहीं, तुम क्यों तकलीफ़ करोगी, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंसीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, इसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपये किराया मांगा तो बंसीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ के साथ है नहीं, इलाहाबाद से देखा जाएगा। बंसीधर इक्का लेके आए और जो कुछ अससाब था इक्के में रख कर आप भी बैठ गए। जानकी देही बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस पर अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरोल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुँच चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंसीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे, एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछताता हुआ सा उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल गए? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर विलायती ही पहनी आए। नवल कट्टर विरोधी हुए हैं ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो 2-4 सुनाए बिना न रहेंगे, और बात भी ठीक है। नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी
दाम लगेगा सही, पर होगा तो देश का ही, रहेगा तो देश में ही। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, उह, धोती तो धोती, पहनने से काम, यह क्या बुरी है? इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के पार, उस पार तो ड्योढ़ी दर्जे का टिकट मिलता है। बंसीधर फिर कर बोले, अगर मैं ड्योढ़ी दर्जे का ही टिकट लूँ तो? इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुँचे। वहाँ पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलकर तो खुशी से प्लेटफॉर्म के उस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी में भी शुरू से आखिरी तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को दोबारा दोहरा गए। भीतर घुस कर एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिला। अंत में आप खुजला उठा और सोचने लगा कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप न आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा जाएगा कहाँ, भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनाएगी तो ताने पर ताने मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंसीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी डिब्बे में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आई? कोई अटकाव हो गया, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठा। टिकट तो ड्योढ़ी पर था, पर ड्योढ़ी दर्जे का कमरा कलकत्ता के आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे पर बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे, उनके सब कमरे में मिलकर कुल हो गए यहाँ पे कुल 10-12 ही स्त्रियाँ पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें, पर न जाने क्या अक्कड़ बक्कड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पर पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। मिर्ज़ापुर के पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलते ही झटक से अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ा था। इसीलिए आप झट प्लेटफॉर्म से उतरे और पानी के बम्बे में हाथ मुँह धो एक खोंचे वाले से थोड़ी सी ताजगी पुड़िया और मिठास लेकर निराला के बैठ अपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ ले, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती है, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंसीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो उस समय ड्योढ़े के में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा, थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंसीधर अपने कमरे में बैठे तो 1-2 मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वाले में से एक उतर भी गया तो जो लोग हैं तब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते हैं। अधिक सभ्य कोई थे तो बंसीधर ही थे। उनमें कमरे के पास वाला कमरे में एक घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंसीधर ने सोचा, इसके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उसके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अकचक्का कर थोड़ा सा मुँह खोल जंगले के बाहर देखने लगी।
ज्यों ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसकी किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदा तक खड़े थे। तब तक स्टेशन दिखाई दिया, तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर में रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ ग्रामीण स्त्रियां भी थीं। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनाई तो नाही आइलेन, पर देखो रोवल कराइना। दूसरी, अरे दूसरी गाड़ी में बैठा हो ये। पहली, दूर बोहिरी ई जनानी गाड़ी थेड़े है। दूसरी, ताऊ तो भूल ही कहूँ कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गाँव उतरो बेटा, मिर्जू पूरा चढ़ी हाउ ना। उसके जवाब में उसने जो कुछ कहा वह न सुन सकी। तब पहली बोली, हट हम पुशिलाना, हम कहा उतरू वो हो आए इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गाँव। इन्होंने जो है ये अपनी लैंग्वेज में बात किया है, तो हम चलो आगे देखते हैं इसमें आगे कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ तक इनकी लैंग्वेज है ये। आगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने स्त्री पुरुष थे एक से एक अनोखी बातें कर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगे। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, ठीक है ये जो भी बोल रही है। चौथी, हम तो इनके सगे के आदमी को देखते रहे। तीसरी, हम तो देखते। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर उब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। ज़रूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी में वे भी वहाँ पहुँच जाएगा। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी में आने तक मैं स्टेशन पर ठहर लूँगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर ही पहुंचा दूंगा। बंसीधर की इन बातों से उन स्त्रियों का बाकुधारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही नाही भया, हम पांचे कही के। ठीक है, अरे एक से एक करत न बाया तो दुनिया चलत कैसे बाया, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई तो उस बेचारी का सहारा मिलते देख खुश हुई और कोई नाराज़ हुई। क्यों सो मैं नहीं बतला सकता। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कर डाला। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फारसीसी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंसीधर की ओर वह ताक लेती थी। सामना हो जाने पर मुंह फेर लेती थी। बंसीधर सोचने लगा कि यह क्या बात है, देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है, पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंसीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगा। यदि तार में कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ठहरना पड़ेगा, और फिर उससे भी कोई न आया तो क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ ही उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुँह खोला। एक भाई जो कहूँ बिना टिकस के आवे हुई तो ओकर का सजाया होगा। आगे ये इन्हीं की लैंग्वेज है। किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंसीधर उसके जेवर छीन कर गायब हो जाएगा। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी है। उसने खुल्ला कहा, का बबुआ जी कुछ हमरो साझा। इसकी बात पर बंसीधर क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने इसे खूब धमकाया, उसमें तो वह चुप हो गया। पर यदि इलाहाबाद उतरा तो बंसीधर के बदले
बंसीधर से बदला लिए बिना न रहेगा। बंसीधर इलाहाबाद से उतरा। एक बुढ़िया को भी वही उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी उसके संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गया। जानकी से सब हाल कहने पर बोली, और जानने भी दो किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंसीधर ने न माना। जानकी को उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंसीधर से जाते ही वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाले के लिए रखा छोड़ा था, वह बहाने से भाग गई। अब तो बंसीधर बड़े असमंजस्य में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे ये सब कहाँ गए? यह कहकर चारों तरफ देखा तो कहीं पता नहीं। इस पर बंसीधर घबराए। आज कैसी बुराई साइद से घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने एक धुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन खतियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि धुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसे गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता कि तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी है। तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, यह तो कहे कि मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले। मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगलसराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगलसराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं दियोड़ी दर्जे के ऊपर वाले बेंच में लेटा तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर से जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने देखा नहीं। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा। सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट हो जाऊंगा। फिर थोड़ी और देख ले। करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा, अब चलो। जो हुआ सो माफ़ करो। यह सुनकर बंसीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्र में बड़ी प्रेम से बातचीत होने लगी। बंसीधर बोले, मैं ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल में आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया। बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का? हम तुम दोनों गाड़ी में थे ना? हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इतिया कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था। 4 हाथ की धुलाई की बिसात थी कितनी। इस तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास गए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसे ही होती है। हंसी में किसी का प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया न आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी इनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। तो ये हमारी आज की जो थी कहानी थी धुलाई वाली, जो कि राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखी गई है। इसको हम यहाँ समाप्त करते हुए अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।